गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इमल्शन या लिक्विड इन लिक्विड सोल। तो इमल्शंस जो है या पायस जो है वो ऐसे कोलोइडी विलयनों को हम कहते हैं जिनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं, यानी कि लिक्विड लिक्विड सोल या लिक्विड लिक्विड कोलाइडी सॉल्यूशन को ही हम पायस या इमल्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि द्रव की सूक्ष्म बूंदों का दूसरे द्रव में डिस्पर्शन हो जाए तो जो सोल बनता है उसे हम इमल्शन या पायस कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दूध जो है वो एक ऐसा इमल्शन है जिसमें लिक्विड फेट्स जो होती है वो जल में डिस्ट्रीब्यूट रहती है, यानी कि लिक्विड फेट जो है वो डिस्पर्स्ड फेज होती है और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो वाटर होता है। ठीक है, तो पायस में क्या होता है कि एक द्रव जल होता है और दूसरा द्रव तेल या फिर कोई भी तेलीय द्रव हो सकता है। ठीक है, तो सूक्ष्म बूंदें सोल के कणों से बड़ी होने के कारण ये साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा देखी जा सकती है। और पायस के एग्जाम्पल्स है जैसे जैतून के तेल को जब जल में डाल दिया जाता है तो पायस बनता है। इसी प्रकार से नाइट्रोबेंजीन को जब जल में मिलाकर हिलाया जाता है तो पायस प्राप्त होता है। ठीक है, अब है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शंस यानी कि पायसों का वर्गीकरण। तो प्राय पायस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है तेल में जल पायस यानी कि वाटर इन ऑयल इमल्शन, यानी कि वाटर जो है वो आपके डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे आपके मक्खन, कोल्ड क्रीम, क्रीम आदि। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं तेलीय पायस। दूसरा है आपके जल में तेल पायस यानी कि ऑयल इन वाटर इमल्शन, जहाँ पर ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज रहता है और डिस्पर्शन मीडियम के रूप में वाटर होता है। तो इसके एग्जाम्पल है आपके दूध और वेनिशिंग क्रीम, यानी कि पूछा जाता है कि जो मक्खन है वो है आपके वाटर इन ऑयल इमल्शन जबकि दूध है ऑयल इन वाटर इमल्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के रेशो को बदलकर इन पायसों को हम एक दूसरे में भी बदल सकते हैं, यानी कि जो है ऑयल इन वाटर इमल्शन को वाटर इन ऑयल इमल्शन में और वाटर इन ऑयल इमल्शन को ऑयल इन वाटर इमल्शन में हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे नाइट्रोबेंजीन में जल की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर तो वाटर इन ऑयल इमल्शन बनेगा और जल में नाइट्रोबेंजीन की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ऑयल इन वाटर इमल्शन प्राप्त होता है। ठीक है, अब है आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन यानी कि पायस को बनाने की विधि। तो किसी भी पायस को बनाने की जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। तो इसमें उपयुक्त दो द्रवों को, जिसमें एक द्रव तो बहुत कम मात्रा में होता है जो कि डिस्पर्स्ड फेज का काम करता है और दूसरा द्रव जो कि बल्क में पाया जाता है जिसे हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, इनको मिलाया जाता है और तेज़ी से हिलाकर या फिर हम बोले कि अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा ये इमल्शन बनाए जाते हैं। दोनों द्रवों के जो मिक्सचर को कोलाइडी मील या मिक्सी या जिसे हम होमोजिनाइजर भी कहते हैं में लिया जाता है और मिलाने पर ये इमल्शन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः जो पायस प्राप्त होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं तथा ये दो अलग अलग लेयर के रूप में सेपरेट हो जाते हैं। तो इन पायसों को स्टेबल बनाने के लिए किसी तीसरे पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है जो कि स्टेबलाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसे हम इमल्सिफाइंग एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में कोई भी सोप या डिटर्जेंट, प्रोटीन, गम, अगार अगार आदि का यूज़ किया जाता है। साबुन और डिटर्जेंट में इमल्सिफाइंग एजेंट का प्रॉपर्टी होने के कारण ही इनका उपयोग जो है वो कपड़े और बर्तन धोने के लिए काम में लिया जाता है एज ए डिटर्जेंट। ठीक है, जो पायसी कारक होता है यानी कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो इमल्शन के दोनों लिक्विड्स के बीच के जो इंटरफेशियल टेंशन को कम करके डिस्पर्स्ड फेज की जो ड्रॉपलेट्स है उनके चारों ओर एक थिन लेयर बना लेता है और उनको पास में आने से रोकता है। इसका एग्जाम्पल है केरोसिन में जल का पायस बनाने के लिए जो सूट पार्टिकल्स है वो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस यानी कि पायसों के
अनुप्रयोग। तो सबसे पहला है और इम्पोर्टेंट है कि मेटलर्जी में जब धातु के सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यानी कि झाग उत्प्लावन विधि में तेलीय पायस का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि धातु के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है वो झाग उत्प्लावन विधि से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये धातु के सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए। तो धातु अयस्क के बारीक चूर्ण को जल में डालकर उसमें तेलीय पायस डालते हैं और वायु के बुलबुलों से झाग पैदा करते हैं, तो जिससे धातु अयस्क जो कण है वो तेल के साथ इमल्शन बनाकर सतह पर तैर कर आ जाते हैं, जिन्हें दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। दूसरा यूज़ है इमल्शन का कि कई प्रकार की जो ड्रग्स होती है, मरहम, क्रीम, लोशन आदि विभिन्न प्रकार के पायस होते हैं। तो जैसे कोड लिवर ऑयल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो टैबलेट्स है वो पायस के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके मानव शरीर में होने वाली जो पाचन क्रिया है वो जो है पायसीकरण के बिना या इमल्सिफिकेशन के बिना संभव नहीं है। हम भोजन के साथ जो भी फैट और घी गेन करते हैं उसका कुछ भाग जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में उपस्थित जो क्षारीय द्रव है उसके द्वारा वो सोडियम साबुन में बदल जाता है, और इस प्रकार से जो सोडियम साबुन बनता है वो बचे हुए वसा और घी का इमल्सिफिकेशन कर देता है, जिससे वह आंतों में आसानी से पच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो साबुन और अपमार्जकों के इस पायसीकरक गुण के कारण ही इनका उपयोग कपड़े और बर्तन धोने में किया जाता है। तो यानी कि साबुन और अपमार्जकों की जो अपमार्जन क्रिया है उसकी डिस्कशन अब करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। यानी कि साबुन और अपमार्जकों में क्या होता है, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिरे पर एक आयनिक लवण समूह होता है। फॉर एग्जाम्पल जो साबुन है सोडियम स्टीरेट यानी कि C17H35COO- Na+, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 17 कार्बन परमाणुओं की एक कांस्टेंट कोवलेंट हाइड्रोकार्बन सीरीज है, जिसे हम बोलेंगे टेल, और COO- Na+ समूह जो है इसे हम बोलेंगे हेड। ठीक है। तो इस प्रकार से डिटर्जेंट में भी हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज होती है उसे हम टेल बोलते हैं, और जो आयनिक हेड होता है तो साबुन और अपमार्जकों का जो आयनिक सिरा है वो आपके जो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि जल में तो सोल्यूबल होता है, और वो सिरा क्या कहलाता है, हाइड्रोफिलिक सिरा कहलाता है। जबकि जो बाकी बचा हुआ अणु होता है वो कोवलेंट नेचर का होने के कारण या नॉन पोलर नेचर होने के कारण केवल चिकनाई और धूल के कणों में ही घुलनशील होता है, यानी कि ये जो सिरा है वो आपके हाइड्रोफोबिक सिरा कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से धूल सहित तेल का जल में पायसीकारक है डिटर्जेंट या सोप, जो कि पदार्थ जैसे ग्रीस तेल को जल में पायसीकृत करते हैं। तो मैल और धूल के कण जो कपड़ों से ग्रीस द्वारा या तेल द्वारा चिपके रहते हैं, तो साबुन या अपमार्जक जो है वो जल की उपस्थिति में कपड़े पर लगे ग्रीस या तेल को हटाकर ग्रीस का जल के साथ में स्थायी पायस बना देते हैं। ग्रीस और उससे चिपके हुए जो मैल के कण हैं वो जल के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार साबुन वो अपमार्जक जो है वो सफाई करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से दूध भी जो है वो पायस है। यह है जल में वसा का पायस है, जहाँ वसा जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है और जल डिस्पर्शन मीडियम है, और इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में एल्ब्यूमिन और कैसिन प्रोटीन काम में आते हैं। इसी प्रकार से फिनाइल और लाइसोल का जो पायस है वो आपके जीवाणुनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डी इमल्सिफिकेशन या विपायसीकरण। तो किसी भी पायस का जो स्थायित्व है वो उसके कणों को सेपरेट रखने वाली जो लेयर है उसकी रिजिडनेस और उसके पार्टिकल के आवेश पर निर्भर करता है। तो यदि किसी पायस में ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दे जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट को नष्ट कर दे तो उस पायस का कोएगुलेशन हो जाता है, और यही प्रोसेस डी इमल्सिफिकेशन कहलाती है। ठीक है। अर्थात यदि किसी पायस को तोड़कर उसके दोनों अवयवों की सतहों को पृथक करने की क्रिया को हम कहते हैं डी इमल्सिफिकेशन। ठीक है। तो यह प्रक्रिया जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन या फिर बॉईल करने से, फ्रीज करने से या किसी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने से की जा सकती है। तो इन सारे प्रोसेस के द्वारा पायस को तोड़कर जो है उसके दोनों अवयवों को सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा दूध से क्रीम को पृथक करने की जो प्रक्रिया है वो डी इमल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से दूध या दही की मलाई को मथकर उससे मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी डी इमल्सिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना जेल या लिक्विड इन सॉलिड सोल। ठीक है, तो जेली की तरह कोलाइडी सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो लिक्विड होती है एंड डिस्पर्शन मीडियम के रूप में सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस में जो है आपके लिक्विड परीक्षित होता है। ठीक है, तो जिलेटिन का गर्म विलयन जब ठंडा किया जाता है तो यह अर्ध ठोस के रूप में जम जाता है जो जेल कहलाता है, यानी कि जेल प्राय कुछ कोलोइडी विलयनों के कोएगुलेशन द्वारा बनते हैं। इस क्रिया में सोल के कण परस्पर मिलकर बड़े कण बना लेते हैं और एक जाल सा बना लेते हैं जिसमें संपूर्ण डिस्पर्शन मीडियम घिर जाता है। ठीक है, यानी कि जेल की स्ट्रक्चर जो है वो मधुमक्खियों के छत्ते के समान होती है और रखे रहने पर जेल से जल बाहर निकलने लग जाता है और कुछ जेल क्या होते हैं हिलाने पर वापस द्रव में बदल जाते हैं। तो जेल का एग्जाम्पल है आपके दही, जिसमें कैसीन जो कि प्रोटीन होती है इसका जल में जेल बनता है। इसी प्रकार खाने की जो जेली होती है उसमें जल का जिलेटिन में जेल होता है। इसी प्रकार साबुन, जूते की पॉलिश और ठोस अल्कोहल जिसमें क्या होता है कैल्शियम एसीटेट में अल्कोहल जब मिलाया जाता है तो ठोस अल्कोहल का जेल प्राप्त होता है। ठीक है, अब है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स। तो जेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इलास्टिक जेल्स और नॉन इलास्टिक जेल्स। तो सबसे पहला है इलास्टिक जेल्स। तो ये वे जेल होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, इनकी नेचर इलास्टिक होती है और ये बल लगाने पर अपना शेप बदल लेते हैं और बल हटाने पर जो है वापस अपनी पहले वाली स्टेज प्राप्त कर लेते हैं। तो जिलेटिन, स्टार्च और जो साबुन है वो आपके इलास्टिक जेल के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो जो कंसनट्रेट आपके द्रव स्नेही यानी कि हाइड्रोफिलिक सोल को ठंडा करके इलास्टिक जेल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और इनके अणुओं के बीच में जो बंध होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं। फिर है आपके नॉन इलास्टिक जेल। तो जो कठोर और रिजिड होते हैं जेल, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे सिलिका जेल। तो ये क्या होते हैं कि निश्चित रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कंसनट्रेट HCl को निश्चित सांद्रता के सोडियम सिलिकेट के विलयन में मिलाने पर बनने वाले सिलिसिक अम्ल अणुओं का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो सिलिका जेल प्राप्त होता है। इसमें जो नेटवर्क होता है वो लिंक्ड रहता है और ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग और रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर है आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेल्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जेल की हाइड्रेशन, यानी कि जो शुष्क और इलास्टिक जेल होते हैं वो पानी मिलाकर वापस जो है इलास्टिक जेल बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो नॉन इलास्टिक जेल होते हैं अगर वो सूख जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं तो वापस जो है उसको पानी मिलाकर जेल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी प्रॉपर्टी है जेल की आपके स्वेलिंग, यानी कि जो शुष्क इलास्टिक जेल होते हैं जब उन्हें विलायक में डुबाया जाता है तो ये विलायक को अवशोषित कर लेते हैं जिससे इनका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि ये फूल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम फूलना या स्वेलिंग कहते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेल की जो एग्जाम में पूछी जाती है सिनेरेसिस, यानी कि संकुचन। तो कई ऐसे अकार्बनिक जेल यानी कि इनऑर्गेनिक जेल होते हैं जो पड़ी रहने पर श्रिंक होने लग जाती है, यानी कि उनमें से विलायक के अणु बाहर निकलने लगते हैं और इस क्रिया को हम बोलते हैं संकुचन यानी कि सिनेरेसिस। यानी कि जेल का जो विलायक द्रव है वह स्वतः ही बाहर आ जाता है और ऐसा लगता है कि अणुओं की बूंदें निकल रही हो, तो इस कारण इस गुण को हम बोलते हैं सिनेरेसिल विपिंग। तो यानी कि रक्त का थक्का बनना इसी प्रोसेस का उदाहरण है। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे संकोच पार्थक्य या रुदन या सिनेरेसिजर विपिंग क्या है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे अकार्बनिक जेल जो कि पड़े रहने पर जिनमें विलायक के अणु बाहर निकलने लगते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेरेसिस या सिनेरेसिजर विपिंग। फिर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पूछी जाती है थिक्सोट्रोपी, यानी कि कुछ जेल जो होते हैं वो अर्ध ठोस होते हैं लेकिन जब इन्हें हिलाया जाता है तो ये लिक्विड सोल बना लेते हैं, यानी कि सोल का जेल में और जेल का सोल में जो ये रिवर्सिबल इंटरचेंज है उसे हम थिक्सोट्रोपी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आयरन ऑक्साइड जेल और सिल्वर ऑक्साइड
जेल। ठीक है, इसी प्रकार से थिक्सोट्रैपिक पेंट भी इसके एग्जाम्पल है। और सामान्य कोलाइडी विलयन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को जब निश्चित सीमा तक मिलाया जाता है तो थिक्सोट्रैपिक जेल प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जेल की आपके इम्बिबिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स होते हैं जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है आदि को जब जल में रखा जाता है तो ये जल को अवशोषित करके बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। तो इस प्रकार की जलयोजन की क्रिया को हम इम्बिबिशन कहते हैं। तो इन कोलाइड्स का जल के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि बहुत अधिक दाब के विरुद्ध भी ये इम्बिबिशन होता रहता है। इसलिए वह दाब जो कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड के लिए इम्बिबिशन द्वारा फूलने से रोके उसे हम इम्बिबिशन प्रेशर कहते हैं। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर से तो बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो रीजन है वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर से भिन्न होता है। और इसका रीज़न क्या है कि जो प्रोटीन है, स्टार्च है, यानी कि जो ये ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स होते हैं वो जल के प्रति अट्रैक्शन रखते हैं क्योंकि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इम्बिबिशन प्रेशर क्या है, यानी कि वह दाब जो हाइड्रोफिलिक कोलोइड के लिए इम्बिबिशन द्वारा फूलने से रोके उसे ही हम इम्बिबिशन प्रेशर कहते हैं। ओके।